देशहित में सबसे पहले देश करोड़ों किसानों को किसान दिवस की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा दिन, किसान दिवस, जय जवान जय किसान, ये नारा हमारे देश का, और किसान दिवस की सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए आज हमने सोचा कि किसानों के हित में, किसानों को आगाह करने के लिए, किसानों को सावधान करने वाला एक बहुत बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं किसानों के हित में। किसान दिवस पर सबसे पहले हम उस खतरनाक साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं जो देश के किसानों के साथ यह साजिश हो रही है। हमारे पास उस साजिश के सबूत भी हैं। इसलिए हम देश के सभी किसानों, खास तौर पर आंदोलनकारी भोले भाले किसानों से अपील करना चाहते हैं कि आज का देशहित आपके भले के लिए है, आज का देशहित आपके हित के लिए है, आपको आगाह करने के लिए है। जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि किस तरह किसानों की सेवा के नाम पर आतंकवाद की घुसपैठ हो रही है। दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर फुट मसाज कराते किसान, इन्हें पता भी नहीं कि सेवा के नाम पर इनके साथ क्या हो रहा है। कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, लेकिन इन किसानों को नहीं पता कि इन्हें पानी पिलाने वालों के पीछे कौन है। सर्दी के मौसम में ये गीजर प्रदर्शन कर रहे किसानों को गर्म पानी देने के लिए है, लेकिन ये गीजर लगाने वाला कौन है ये किसानों को भी नहीं पता। सिंघू बॉर्डर पर बनाया गया ये बाथरूम वैसे तो किसानों की सेवा के नाम पर है, लेकिन क्या वाकई ये कोई सेवा है या सेवा की जगह साजिश है? अब तक आप भी नहीं समझ पाए होंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इन 4 तस्वीरों में लिखे 2 शब्दों पर गौर करें। यहां लिखा है खालसा ऐड, यहां भी लिखा है खालसा ऐड। तीसरे वीडियो को भी देखिए, लिखा है खालसा ऐड, और इस चौथे वीडियो में भी खालसा ऐड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि खालसा एड से समस्या क्या है? क्या खालसा एड प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद नहीं कर सकता? और अगर मदद कर रहा है तो इसमें आखिर ऐतराज क्या है? लेकिन बात दरअसल इतनी सी है नहीं। अब हम आपको जो दस्तावेज दिखाने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा। ये दस्तावेज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की FIR कॉपी से है। ये रहा NIA की ओर से दर्ज FIR का केस नंबर 1 और टाइटल है एक्टिविटीज ऑफ बब्बर खालसा इंटरनेशनल, यानी BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक आतंकवादी संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 28 अगस्त 2012 को दर्ज इस FIR में आप ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो आपको एक जगह वही 2 शब्द लिखेंगे जिसे 30 सेकंड पहले ही हमने आपको अलग अलग रंग में दिखाया था। अब आप इस FIR में क्या कुछ लिखा है इसे हिंदी में पढ़िए। आरोप है कि पंजाब स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े लोग ब्रिटेन में रह रहे BKI के लोगों बलबीर सिंह बैंस और जोगा सिंह और इनकी अन्य प्रमुख संस्थाओं से पैसे ले रहे हैं। पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के लोगों को ब्रिटेन में रह रहे BKI के लोगों और उनकी प्रमुख संस्थाओं से पैसे मिल रहे हैं। सिख ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिजनर वेलफेयर, अखंड कीर्तनी जत्था और खालसा एड और ऐसी कई अन्य संस्थाएं भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रही हैं। ऐसी गतिविधियां पाकिस्तान में रह रहे BKI के लीडर के समर्थन से की जा रही हैं। जो पैसे आ रहे हैं उन्हें स्लीपर सेल, जेल में बंद आतंकवादी और पंजाब में रह रहे उनके परिवारों में बांटा जा रहा है। यानी NIA के मुताबिक खालसा एड पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और इस मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसान आंदोलन में खालसा एड की मौजूदगी का मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें कई और सवालों के जवाब जानने थे। सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि खालसा एड नाम की संस्था का प्रमुख है कौन और वो कहां रहता है। जी मीडिया रिपोर्टर शिवांक मिश्रा सिंघू बॉर्डर पर उस जगह गए जहां खालसा एड की ओर से किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे मसाज और बाथरूम की व्यवस्था, पानी पिलाना, वॉशिंग मशीन और गर्म पानी से नहाने की सुविधा। जहां खालसा एड का मसाज सेंटर था वहां हमें खालसा एड के प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह
हम उनके लिए जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे अंडरगारमेंट्स हैं, टॉवल है, टूथब्रश है, पेस्ट है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हमारा सवाल खालसा एड को लेकर था, जवाब सुनिए। देखिए, हमारी जो ये संस्था है खालसा एड, ये पूरे संसार की ये इंटरनेशनल संस्था है। तो किसी भी जगह अगर किसी तरह की कोई हमारी आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे हम पहुँचते हैं वहाँ पे। हमारे दिमाग में एनआईए की एफआईआर की कॉपी घूम रही थी और इसलिए ये जानना जरूरी था कि आखिरकार खालसा एड इतनी मदद कैसे कर पाता है, आखिरकार इतनी फंडिंग उसे आती कहां से है। लोगों के से कोई मैं या कोई हमारा कोई प्रबंधक अपनी जेब से कुछ नहीं कर रहा, ये लोगों द्वारा लोगों के लिए ही है। हमें भी लोग देते हैं, हम सिर्फ जरिया बनते हैं। खालसा एड के प्रतिनिधि का जवाब ऐसा था जैसे संस्था के प्रमोशन का संवाद हो, लेकिन खालसा एड की कहानी प्रमोशन की कहानी नहीं है। हमारी पड़ताल अब सड़क से सोशल मीडिया की तरफ बढ़ी। चलिए, अब तक आपने देखा कि खालसा एड नाम की संस्था किसानों की सेवा के नाम पर किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। आपने ये भी देखा कि आतंकी फंडिंग में एनआईए की एफआईआर, ये एफआईआर मेरे हाथ में है, ये एनआईए की एफआईआर है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि ऑन द एलिगेशंस ऑफ पंजाब बीकेआई ऑपरेटिव्स, यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑपरेटिव्स आर रिसीविंग मनी फ्रॉम यूके बेस्ड बीकेआई ऑपरेटिव्स इंक्लूडिंग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एसओपीडब्ल्यू है, एकेआई और खालसा एड। इसमें बीकेआई की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को बताया गया खालसा एड को। ये एनआईए की चार्जशीट है, एनआईए की एफआईआर है, माफ कीजिएगा, एनआईए की एफआईआर है। पड़ताल के दौरान यह भी पता चला कि सोशल मीडिया पर खालसा एड के नाम से बने अकाउंट से लगातार किसान आंदोलन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें शेयर भी की जा रही हैं। लेकिन अभी यह जानना बाकी है कि खालसा एड का संस्थापक कौन है, क्योंकि हम यहां पर एक चीज साफ कर दें, ये कहा जाएगा, ये खुलासा दिखाने के बाद कि किसानों को अगर मसाज दी जा रही है, किसानों को अगर सुविधा मिल रही है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है। नहीं, किसानों को सुविधा या किसानों को मसाज से कष्ट नहीं हो रहा है, दरअसल उस नियत से कष्ट हो रहा है कि किस नियत के साथ किसानों तक ये सुविधा पहुंचाई जा रही है, किस नियत के साथ, कानून काला या नियत, आप समझ रहे हैं, किस नियत के साथ ये चीजें यहां तक पहुंचाई जा रही है। क्योंकि ये तमाम जितनी भी मदद पहुंचाई जा रही है वो खालसा एड के बैनर तले पहुंचाई जा रही है। और अब आप ये देखिए कि खालसा एड का संस्थापक कौन, ये देखिए अब आप। सड़क से सोशल मीडिया तक खालसा एड पर हमारी पड़ताल अब जिस शख्स के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसकी तस्वीर और उसका ट्विटर अकाउंट दोनों हमें मिल गए। रविंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह नाम का यही व्यक्ति खालसा एड चलाता है। अब हमें यह जानना था कि किसानों की सेवा की जो तस्वीरें हमने सिंघू बॉर्डर पर देखी, खालसा एड का सच क्या यही है या कुछ और है। हमने रविंद्र सिंह के ट्वीट खंगालने शुरू किए। ट्वीट देखकर हमारा शक सही साबित हुआ। रविंद्र सिंह के कई ट्वीट ऐसे मिले जिसमें वो आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का समर्थन कर रहा था और भारत के खिलाफ बोल रहा था। यह है 11 जुलाई 2014 का ट्वीट। इस ट्वीट में रविंद्र सिंह ने आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले को शेर कहा है। उसने लिखा है कि शेर कभी सरेंडर नहीं करते। 5 मई 2014 को किए गए ट्वीट में रविंद्र सिंह भिंडरावाले को प्रताड़ित लोगों का चैंपियन बता रहा है और लिख रहा है कि भिंडरावाले पंजाब का बेटा था जिसने भारत द्वारा पंजाब के आर्थिक बलात्कार को देखा था। 13 मई 2019 के अपने भड़काऊ ट्वीट में रविंद्र सिंह लिखता है कि भारत ने हजारों सिखों का फेक इनकाउंटर किया। 6 जून 2020 के भड़काऊ ट्वीट में रविंद्र सिंह लिख रहा है कि भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में हजारों सिखों का नरसंहार किया, साथ ही उनकी लाशों को भारतीय सेना ने ट्रकों में भरकर फेंक दिया, वो भी बिना पहचान किए। अब आप समझ सकते हैं कि जिस शख्स के दिमाग में देश के खिलाफ जहर भरा है और आतंकवाद के खिलाफ प्रेम, उसकी संस्था कैसे साफ सुथरी हो सकती है। खालसा एड चलाने वाला रविंद्र सिंह ब्रिटेन में रहता है और खालिस्तान का बहुत बड़ा समर्थक है। साल 2019 में खालसा एड को 55,24,000 पाउंड से ज्यादा का फंड मिला था, जो कि भारतीय रुपयों के हिसाब से 54 करोड़ से भी ज्यादा है।
यह भी हो सकता है कि खालसा एड किसान आंदोलन के नाम पर भी करोड़ों रुपए का चंदा ले रही हो और उन पैसों में कुछ पैसे किसानों की सेवा के लिए खर्च किए जा रहे हैं और बाकी पैसे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लगाए जा रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, एनआईए की एफआईआर में खालसा एड पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का ही आरोप है और जी न्यूज आंदोलनकारी किसानों को बार बार सावधान कर रहा है कि खालिस्तान किसान आंदोलन का गलत फायदा उठाने में जुटा है। उसकी इस कोशिश को सफल मत होने दीजिए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, सिंगू बॉर्डर। देखिए, किसान दिवस पर किसानों को आगाह और किसानों के हित में ये खबर दिखाना हमारे लिए हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे, इसलिए शुरुआत आज देशहित की कवर स्टोरी किसान हित में किसान दिवस पर किसानों को आगाह करने वाली खबर से की गई। अब हमारी दूसरी खबर भी किसानों से जुड़ी हुई है। आजकल किसान आंदोलन में गोला लाठी की चर्चा काफी चल रही है। गोला लाठी, अब ये गोला लाठी क्या है, आखिर क्या है ये गोला लाठी? आज हमने इस सवाल का जवाब खुद किसानों से जानने की कोशिश की। गोला और लाठी क्या होता है? गोला और लाठी, गोला क्या होता है इसमें? गोला लाठी जो समझ लो, हमारे तो सब किसान भाई हमारे सब जानते हैं। खेल होता है या क्या है? गोला लाठी के बारे में आप जानते होंगे। यही तो गोला लाठी है हमारी। गोला लाठी क्या होता है बताएंगे? बिल्कुल। ना उठता ना चलता ना फिरता, पढ़ाई रहे, उसे कहे गोला लाठी। क्या बहुत पुरानी प्रथा है क्या? नहीं, बहुत पुरानी प्रथा है। सब सिपाही गोला लाठी जानते हैं। सारे किसान गोला लाठी तैयार रखें, सरकार नहीं मानी तो मनवा देंगे। केंद्र सरकार के लिए किसानों की चेतावनी वाले ये पोस्टर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगे हैं। अब ये तो आप भी समझ गए होंगे कि इस पोस्टर के जरिए सरकार को चेतावनी दी गई है, लेकिन पोस्टर में जो लिखा गया है कि सारे किसान गोला लाठी तैयार रखें, इसका मतलब क्या है? ये गोला लाठी आखिरकार क्या होता है? इसी सवाल का जवाब जानने जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन किसान नेता राकेश टिकैत के साथ पहुंचे और फिर शुरू हो गई गोला लाठी की पूरी कहानी। आंदोलन का 28वां दिन है। राकेश टिकैत जी मेरे साथ हैं। सर, ये गोला लाठी होता क्या? आज आप समझा ही दीजिए हमें कि गोला लाठी है क्या? आपने देखी नहीं क्या? नहीं, आज आप प्लीज मुझे ये समझा दीजिए गोला लाठी। आजा भाई, किसका दे गोला लाठी बताओ। गोला लाठी आज आप समझा दीजिए। आजा, हट जाओ पीछे भाई, हट जाओ। देखो, सब गोला लाठी का औजार यहाँ का यही है। अच्छा, एक मिनट, ये पुरानी प्रथा है क्या होता है? मतलब अजय एक बार देख तो लियो। हट जाओ भाई पीछे, बिल्कुल। यहाँ पर गोला लाठी क्या होता है ये पूरे तरह समझाया जा रहा है कि गोला लाठी हम समझते हैं सीधा राकेश टिकैत जी से। बिल्कुल, हट जाओ भाई। हाँ, डंडा जाएगा वो। क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए? कुछ नहीं, एक आप भी देखो, जाइए एक बार, एक डंडा जाओ। लाठी का डिसाइड कर रहे हैं, लाठी कौन सी ली जाएगी, किस तरह से ये चीज होती है, इस चीज को राकेश टिकैत जी कुछ। ये दो चीज है, इसमें कुछ तो नहीं दिख रही ना, ये दोनों प्रतिबंधित है। नहीं, बिल्कुल। बस आजा भाई, किसका देनी? एक आदमी आओ। यहाँ पर गोला लाठी की बिल्कुल तैयारी है। जो बगल को हो जाना, हाथ बांध दो भाई, ऐसा बांध दो। लो जी, ये लगाई, बैठो भाई। अच्छा, इसमें बैठ जाते हैं। बिल्कुल। जाओ, फिर क्या करते हैं इसमें? अरे जाओ, इसमें कोशिश क्या की जा रही है? कुछ नहीं, हटाओ भाई। ये गोला लाठी दी जा रही है। देखिए, हाथ के बीच में लाठी फंसा दी गई। अब हो गया। अब इसका सार समझे कि क्या किया कर? यूं हम खुल ही नहीं सकता। अच्छा, ये लॉक हो गया एक ये तरीके लोग हो गया बस। तो अब हम जो सरकार को कहते हैं किसान गोला लाठी के साथ तैयार है, वो क्या संदेश? यही तो है, ये सरकार है जो किसान है दे दी, अभी जाए खोल लो। अच्छा, ये तो एक तरीके से पंगु बना दिया गया है ना। हट जा भाई। हाँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार भाई, जिसको अगर अब भी समझ में नहीं आई तो फिर मेरे पे तो कोई इलाज है। गोला लाठी की गांठ नहीं टाइट करी है अभी किसानों ने, सरकार की गोला लाठी दी है, टाइट ये तो जो उपात काटते हैं उसके लिए आए। शराबी मान नहीं मानना, गोला लाठी घेर के घेर दो। नौसा संजार आपके पोस्टर पे भी लिखा हुआ है कि किसान तैयार रहे, आपकी फोटो के साथ लिखा हुआ है। कर सूरज की ढब को मुंह कर दे। वो जो लाइन लिखी है कि सरकार तैयार रहे इस चीज के लिए। हाँ, तैयार तो भाई पता नहीं किस किस का देनी पड़ेगी। गोला लाठी के लिए भी सरकार तैयार रहे इस तरीके से। इसी तरीके के जो संदेश हैं वो हमें समझने होंगे। गोला लाठी आपको समझाया। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार समझ रही है गोला लाठी का मतलब क्या है। 1954 में एक फिल्म आई थी, जागृति नाम था। इस फिल्म का बेहद मशहूर गाना था, कितना बदल गया इंसान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसानों की बात करते करते मैं इस फिल्म जागृति का ये गीत क्यों आपको बताने लग गया। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस गीत के वक्त भारत में जो किसानों की स्थिति थी ना,
और आज कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की जो स्थिति है, उसे देखकर आप यही कहेंगे कि कितना बदल गया किसान। आज किसान दिवस भी है। किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। और आज देशहित में हम आपको बताएंगे कि चौधरी चरण सिंह के किसान आंदोलन और आज के आंदोलन में अंतर क्या है। ये 2020 का किसान आंदोलन है। यहां डीजे बज रहा है। किसानों के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। किसानों की थकावट उतारने के लिए फुट मसाजर भी है। किसानों के लिए रोटी मशीन है। बोरियत दूर करने के लिए खेलकूद के इंतजाम भी है। आखिर क्या वजह है कि गुपकार ग्रुप की 7 पार्टियां एक साथ मिलकर भी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनने से नहीं रोक पाई? और क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा की पार्टी पीडीपी की इस चुनाव में सबसे बड़ी दुर्गति हुई? पीडीपी को सिर्फ 27 सीटें मिली और इन 27 सीटों के पीछे महबूबा मुफ्ती के वो बयान हैं जो उन्होंने लोकतंत्र, तिरंगे और भारतीय सेना के खिलाफ दिए। महबूबा ने कहा था, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा तो रियासत में खून की नदियां बहेंगी। बंदूक नहीं उठाएंगे तो फिर क्या करेंगे? महबूबा ने कहा था, हम बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहते हैं। यानी महबूबा बोलती रही और उनके वोट कटते रहे। आज कश्मीर ने महबूबा समेत पूरे गुपकार ग्रुप को बता दिया कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा वही कश्मीर पर राज करेगा। जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है। 370 और तिरंगे के खिलाफ ये महबूबा के जहर का असर है कि जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव में पीडीपी की ऐसी शर्मनाक हार हुई। जम्मू कश्मीर में 370 की समाप्ति के बाद हुए पहले चुनाव में बीजेपी ऊपर से फर्स्ट आई और पीडीपी नीचे से फर्स्ट। पीडीपी के लिए ये शर्म से सिर झुकाने वाला चुनाव इसलिए है क्योंकि पीडीपी ने जिला विकास परिषद चुनावों में जितनी सीटें जीती उससे दोगुनी तो निर्दलीय जीत चुके हैं। डीडीसी चुनाव में बीजेपी को 280 में से 75 सीटें मिली हैं। दूसरे नंबर पर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और तीसरे नंबर पर है पीडीपी जिसे सिर्फ 27 सीटें मिली हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने पीडीपी से 23 सीटें ज्यादा यानी 50 सीटें जीती हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर के डिग्निटी का सवाल है, यहाँ की इज्जत का सवाल है, यहाँ की इज्जत नफ्स का सवाल है, जम्मू कश्मीर के मसले का सवाल है, महबूबा मुफ्ती कभी खामोश नहीं रहेगी। चाहे ये इससे ज्यादा, चाहे मुझे नहीं मालूम, मे भी हो सकता है ये हम आपकी और मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुझे नहीं पता किस वक्त आके ये मुझे उठा के ले जाएं। बीजेपी पहली बार कश्मीर में 3 सीटों पर जीती है। पहली बार बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पहली बार बीजेपी 7 दलों के गुपकार ग्रुप पर अकेले भारी पड़ी है। जम्मू कश्मीर ने 370 हटाने, तिरंगे के खिलाफ बयान देने और देश विरोधी बातों पर पीडीपी को करारा तमाचा मारा है। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। जम्मू कश्मीर का ये तमाचा महबूबा के इस बयान पर है जिसमें उन्होंने भारत का झंडा न उठाने की बात कहकर भारत के गणतंत्र का अपमान किया। मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे।
जम्मू कश्मीर का ये तमाचा महबूबा के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए युवाओं को बंदूक उठाने के लिए भड़काया था। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। पीडीपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर के वोटर्स का तमाचा महबूबा के उस बयान के खिलाफ है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बात की और कहा कि एलओसी पर भारत ही भड़काने वाले काम कर रहा है। इसमें मोदी जी जो है ख्याल रखेंगे कि कहीं इतने जज्बात ना उभरे कि खुदा ना खास्ता हम फिर से जंग के दहाने पे पहुंच जाए और हमारी दोनों मुल्कों की तबाही हो जाए। कश्मीर वोट डालते हुए महबूबा मुफ्ती की उस बात को भी नहीं भूला जिसमें उन्होंने बुरहान वानी जैसे आतंकी को शहीद बताया था और कहा था कि भारतीय सेना कश्मीरियों पर अत्याचार करती है। भारत के झंडे, भारत के गणतंत्र, भारत की सेना और भारत के सम्मान के खिलाफ महबूबा के हर प्रहार का जम्मू कश्मीर ने वोट से जवाब दिया है और इस तमाचे की गूंज महबूबा अब कभी नहीं भूलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में सभी पार्टियों का स्ट्राइक रेट भी बताते हैं, ये आपको जानना चाहिए। बीजेपी का है 26.81%, गुपकार गठबंधन का 5.69% प्रति पार्टी सिर्फ महज, और कांग्रेस का 9.42%, जबकि अपनी पार्टी का 4.34%। अब आपको गुपकार ग्रुप के दूसरे बड़े चेहरे फारूक अब्दुल्ला के बयानों को देशहित में सुनना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि जो फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन की मदद मांग रहे थे, उन्हें कश्मीरियों ने क्यों भरपूर समर्थन नहीं दिया, क्यों 7 पार्टियों के कंधे पर चढ़कर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। मोदी को वोट देगा उसको समाधान के अंदर क्यों जाना है, उसको समाधान के अंदर क्यों जाना है। फारूक साहब, डीडीसी चुनावों में बीजेपी को जम्मू कश्मीर की जनता के कुल वोट मिले हैं 4,87,364। अब सोचिए, बीजेपी को वोट देने वाले 4,87,000 लोगों को क्या समंदर में डूब जाना चाहिए या समंदर में वो सोच डूबनी चाहिए जिसके तहत फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए चीन की मदद के लिए भी तैयार थे। मोरे राम मोरे। सोचिए, सत्ता के लिए रामधुन और अलगाववाद के लिए चीन धुन गाने वाले कश्मीर का नेता कैसा हो सकता है। शायद इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार गठबंधन में 7 पार्टियों की मदद लेकर भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। डीडीसी चुनाव में 280 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर जनता का ये बड़ा जीत है क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली पर अपना जो मोहर है वो लगाया है और हमारे संवैधानिक प्रक्रिया को स्वागत किया, स्वीकार किया है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को फिर एक बार दर्शाया। लेकिन गुपकार गठबंधन की 7 पार्टियों का कंधा लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी का कद हासिल नहीं कर पाई। ये समझने से पहले आपको उमर अब्दुल्ला का ये बयान सुनना चाहिए जिसमें वो अभी भी मान रहे हैं कि कश्मीर में बीजेपी का एजेंडा नहीं चला। वो बड़े बड़े बिल्डिंगों से डंडोरा पीटते कि अलायंस की हार हुई, मौका परस्त लोग हार गए, एंटी नेशनल हार गए, प्रो पाकिस्तान हार गए। अब जब नहीं हारे और उनसे तस्लीम नहीं होता कि अलायंस की कामयाबी हुई तो कहते हैं जमहूरियत की जीत हुई।
महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर को अलगाववाद के लिए भड़काने वाली सभी पार्टियों के लिए नतीजे अनुच्छेद 370 पर जनमत संग्रह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कद घटाकर और बीजेपी का कद बढ़ाकर जम्मू कश्मीर में संदेश दिया है कि वो फारूक अब्दुल्ला के बयानों से नाराज है और पीओके किसके बाप का है ये पूछना नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारी पड़ गया। खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। इन चुनावों में कश्मीर ने फारूक अब्दुल्ला का वो बयान भी याद रखा है जिससे उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि पाकिस्तान कभी साजिशें नहीं करता और पाकिस्तान से नफरत के लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया था। आपको लगता है कि मोदी जी को हराने की साजिश पाकिस्तान में बनी थी, जैसा मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत हुई थी? वो खुद पाकिस्तान में खाना खाने खुद गए थे, तो जब वहाँ खाना खाया उन्होंने तो फिर क्या उन्होंने साजिश की उनके खिलाफ? जब खाना खाया, पाकिस्तान कोई साजिश नहीं करता है। जम्मू कश्मीर ने डीडीसी चुनावों में फारूक अब्दुल्ला का वो बयान भी याद रखा है जिसमें उन्होंने आतंकवादियों की मौत को कश्मीरियों की कुर्बानी बताया था। चाहे एमएलए बनूं या एमपी बनूं या मिनिस्टर बनूं, उनकी कुर्बानी जवान नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर का तमाचा भारत के खिलाफ अब्दुल्ला की उस धमकी के लिए भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाकर भारत ने जो किया वो ताबूत में आखिरी कील था। मैं इनसे दरखास्त करता हूं कि एक रिटायर्ड जज नहीं 3 जजों को भेजिए जो ये देखें कि साहब 5 अगस्त लास्ट ईयर से हमने आगे गए हैं या पीछे। जम्मू कश्मीर की जनता ने देशहित में फारूक अब्दुल्ला को उनका कद बता दिया, लेकिन सवाल यह भी है कि 370 की वापसी के लिए चीन की गोद में बैठने को तैयार अब्दुल्ला और उनकी पार्टी को यह सजा क्या काफी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.